बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उस जो हमने चैप्टर शुरू किया है एंजाइम का, उसका अगला आर्टिकल अगला लेक्चर है। एंजाइम का इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनको काम करने के लिए प्रोटीन के साथ एक एडिशनल कंपोनेंट जो आमतौर पर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो भी चाहिए होता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, लेकिन इस मेरे पढ़ाने में ये मार्कर मेरी हेल्प कर रहा है। हालांकि ये नॉन सेलुलर है, ये सेल से मिलके नहीं बना, लेकिन मेरे पढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आप सोचें, अगर एक साइंस टीचर के पास ये मार्कर ना हो तो क्या वो सही तरह आपके सामने लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं? तो नहीं। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो होते तो प्रोटीन हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए एक छोटे से नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर कहा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या, मैनी एंजाइम यूज एडिशनल कंपोनेंट। काफ़ी सारे एंजाइम हैं जो एडिशनल कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं टू एड इन कैटालिसिस, ताकि वो अपनी जो रिएक्शन को तेज़ करने वाला फंक्शन है उसके अंदर उनकी हेल्प हो सके। देखो ये मार्कर ये मेरी हेल्प कर रहा है, क्लियर। तो इसी तरह असल काम कैटालिसिस एंजाइम ने करना है, लेकिन उसकी इस फंक्शन में जो कंपोनेंट जो नॉन प्रोटीन पार्ट मदद कर रहा है, एड कर रहा है, वो कोफैक्टर कहलाता है, क्लियर। आमतौर पे दीज नॉन प्रोटीन कंपोनेंट आर कॉल्ड एज कोफैक्टर। आगे ये तीन तरह के हैं। पहले हैं मेटल आयंस। तो काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे आयंस हैं जो कोफैक्टर का काम कर रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। जैसे हमारे पास एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्राइज, ये हमारी ब्लड के अंदर जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन है उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और भी इसके रोल हैं, उनमें बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमेशा इसको काम करने के लिए जिंक आयन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कुछ मेटल्स हैं जैसे मोलिब्डेनम और मैंगनीज। हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है। इनको बॉडी के लिहाज से ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब जो आटे में नमक के बराबर जिनका इस्तेमाल हो। जिस तरह हम आटे में नमक इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मेटल्स जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल हो, उसको ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से। जैसे ये दो हैं, तो ये दोनों हमारी बॉडी में कोफैक्टर का काम कर रही है, यानी किसी ना किसी एंजाइम की हेल्प कर रही हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर एक ट्रेस एलिमेंट की बात करें, चूंकि वो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इस वजह से शायद बॉडी उनके बगैर भी गुजारा कर लेती है। नहीं, अगर हमारे पास कोफैक्टर बॉडी के लिए ज़रूरी है तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी में होगा तो बॉडी सही फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ट्रेस एलिमेंट आयोडीन जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है, अगर और होता वो ट्रेस एलिमेंट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बॉडी के अंदर आयोडीन ना हो तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन वो नहीं बनेगा और हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे और एक बड़ी मशहूर बीमारी गाइटर वो हो जाएगी। तो ट्रेस एलिमेंट थोड़ी क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनके बगैर बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन के मेटल आयंस काम कैसे करते हैं। मेटल आयंस क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं उनकी नॉन एक्टिव फंक्शनल साइड को एक्टिव फंक्शनल साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बाद हमारे पास एंजाइम ऐसे होते हैं, बाज़ मेटल आयन ऐसे होते हैं जो इन एक्टिव साइड की शेप को बदल देते हैं, जिसकी वजह से उनका सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होना आसान हो जाता है। यानी जो नॉन फंक्शनल एक्टिव साइड से फंक्शनल एक्टिव साइड का मतलब क्या है कि बाद ऐसे हमारे पास मेटल आयन होते हैं, वो एंजाइम की जो एक्टिव साइड की शेप है, और हमने डिस्कस किया था शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबस्ट्रेट एक मखसूस शेप की आती है। अगर एक्टिव साइड की एक मखसूस शेप होगी तब जाके वो सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक एंजाइम है, उसकी कुछ इस तरह की शेप है और जो सबस्ट्रेट है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब आप देखें, इस शेप में ये वाली चीज़ मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हो सकती। अगर हो भी गई तो ये वाली जगह खाली रह जाएगी। लेकिन एक हमारे पास कोफैक्टर आता है, वो इस किस्म का, वो आके यहाँ फिट हो जाता है। अब देखें कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है अब इस जगह पे अच्छी तरह क्या हो सकती है, फिट हो सकती है। तो इसी तरह बहुत सारे मेटल आयंस या बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो कोफैक्टर होते हैं
वो इस तरह बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट की एंजाइम एक्टिव साइट पे हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास ऐसे मेटल आयंस होते हैं जो क्या करते हैं कि उस एक्टिव साइट की चार्ज को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट का बाइंड करना आसान होता है। बहरहाल इस एक्टिव साइट पे कोई ना कोई ऐसी मॉडिफिकेशन होगी जिसकी वजह से सबस्ट्रेट का यहाँ पर बाइंड करना आसान हो जाएगा। तो यही मतलब है कि नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट का एक्टिव फंक्शनल साइट के अंदर कन्वर्ट होना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी आँखें, हमारे किडनीज, जिस तरह एक बॉडी में इनकी इम्पोर्टेंस है तो इसी तरह एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कुछ को फैक्टर ऐसे होते हैं जो एंजाइम के, जैसे ये ऑर्गन हम परमानेंट पार्ट है ना एक ह्यूमन बॉडी का, कुछ एंजाइम, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे जो मैंने ऑर्गन्स की मिसाल दी है, ये दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारा जो दिमाग है वो प्लांट को तो नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा दिल प्लांट को तो नहीं चाहिए, किडनी प्लांट को तो नहीं चाहिए, प्लांट तो उसके बगैर भी रह सकते। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें ये ऑर्गन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ये एक तो एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। दूसरी बात, ये एंजाइम का परमानेंट पार्ट होते हैं, ये एंजाइम का क्या होता है, परमानेंट। और ज्यादातर जो हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑर्गेनिक है, कुछ काफी सारे इनऑर्गेनिक भी है। जैसे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक आयन है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ परमानेंटली अटैच होता है। अब जब ये परमानेंटली अटैच होगा तो ये इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप बनेगा। लेकिन जो मेटल आयंस है उसकी दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं, वो परमानेंटली अटैच भी हो सकता है, वो लूजली अटैच भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ मेटल आयंस लिखा है। आगे अगर वो परमानेंटली अटैच हो तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक, जैसे हेमाटीन एक हमारे पास ग्रुप है और ये एंजाइम है साइटोक्रोम। हेमाटीन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स, साइटोक्रोम एंजाइम्स, ठीक है। और साइटोक्रोम एंजाइम बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, तो हमारी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने में इन एंजाइम का बड़ा रोल है। हमारी जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी निकाल के एटीपी बनाए जाते हैं, उनमें इन साइटोक्रोम एंजाइम का बड़ा रोल है। और इन साइटोक्रोम एंजाइम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हेमाटीन कहलाता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद को एंजाइम्स, जिस तरह मैंने कहा ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये हमारी बॉडी में ऑर्गन्स की तरह है, ठीक है। ये परमानेंटली अटैच रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं को एंजाइम की, तो को एंजाइम ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं। लूजली अटैच का मतलब क्या है, ज़रूरत पड़ने पे अटैच होंगे, ज़रूरत पड़ने पे उतर जाएंगे। जैसे मिसाल देता हूँ, किसी शख्स को ऐनक लगी है तो ऐनक 24 घंटे वो शख्स नहीं लगाता, ज़रूरत पड़ने पे लगाता है और रात के वक्त जब वो सोने लगता है वो उतार भी सकता है। क्लियर? तो इसी तरह हमारे पास ये ज़रूरत पड़ने पर एंजाइम के साथ अटैच होंगे और ज़रूरत पड़ने पे ये एंजाइम से अलग भी हो सकते हैं। ये आमतौर पे जो को एंजाइम है, ठीक है, ये ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं या को फैक्टर होते हैं जो मेनली उन एंजाइम के साथ ये जुड़े होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवानी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पार्टिसिपेट इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंजाइम टू अदर एंजाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक को एंजाइम है जिसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड। ये बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को एंजाइम है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस इसको आप कह सकते हैं को एंजाइम की वजह से चल रहा है। ये क्या करता है, जैसे मैं कहता हूँ एक कंपोनेंट ए है, सपोज कर लेते बजाय इसके मिसाल के तरफ रेस्पिरेशन में क्या करता है, फूड को जब तोड़ा जाता है, फूड को जब तोड़ा जाता है तो आमतौर पे वो एंजाइम जो उसको फूड को तोड़ रहे हैं वो उससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और किसी भी चीज़ से अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो चीज़ क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी एक एंजाइम उसने क्या किया, फूड से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को निकाला और उसको क्या कर दिया,
ऑक्सीडाइज। अच्छा, फूड आमतौर पे जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है C6H12O6 CO2 प्लस H2, ठीक है। तो देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड में दो चीज़ें, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन ग्लूकोज में तीन चीज़ें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन निकला है तभी वो CO2 बना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज किस प्रोसेस के जरिए से तोड़ा जाता है, उसका नाम है ऑक्सीडेशन, कि उसमें से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को निकाला जाए। अब ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को अपने पास नहीं रखता, बल्कि ये किसको दे देते हैं, NAD को दे देते हैं, और NAD किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NADH। तो किसी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो वो तो, या हाइड्रोजन निकल रही हो तो वो तो कहलाता है ऑक्सीडेशन, लेकिन किसी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, तो वो रिडक्शन कहलाता है। यानी इस एंजाइम ने फूड की ऑक्सीडेशन की, और एंजाइम ने अपने पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नहीं रखता, बल्कि किसको दे देते हैं, NAD को दे देते हैं, और NADH में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एंजाइम ने NAD को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो एंजाइम, तो इस रिएक्शन में ये एंजाइम की हेल्प क्या कर रहे हैं कि एंजाइम ने जो अपना मेन फंक्शन करना है कि फूड को तोड़ना है, फूड की ऑक्सीडेशन करनी है, तो फूड की ऑक्सीडेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एंजाइम निकाल रहा है, वो उसको अपने पास नहीं रख सकता, वो किसी कंपाउंड को ट्रांसफर दे, तो ये इख्तियार होता है कि मुझे दे दो, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि किसी ने कूड़ा क्रिकेट बाहर फेंका और बाहर सफाई करने वाले मौजूद हैं कि ये कूड़ा क्रिकेट हमें दे दें, हम ले जाते हैं, तो इसका मतलब है उन कूड़ा क्रिकेट वालों ने हमारी हेल्प की है। तो बिल्कुल इसी तरह तो फूड से हाइड्रोजन, अच्छा फिर इसका मतलब ये नहीं कि NADH इसको हमेशा अपने पास रखेगा, ये फर्दर आगे जाके इन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को अगले स्टेप के अंदर, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन को दे देता है, और ऑक्सीजन से इससे दोबारा क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये NADH हमेशा अपने पास इलेक्ट्रॉन ये फिर किसी और एंजाइम को देगा, वो आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म करेगा, फर्दर आप कह सकते हैं प्रोसेस को चलाएगा। तो बहरहाल निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये यहाँ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आमतौर पर रेस्पिरेशन में बहुत सारी जगह जहाँ हाइड्रोजन NAD में जा रहा होते वहाँ साथ इलेक्ट्रॉन भी जा रहे होते हैं, ठीक। तो NAD क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को एंजाइम से लेता है, और एंजाइम ने कहाँ से लिए, यहाँ फूड से लिए, और फिर इसको किसको दे देते हैं, NADH। इस तरह हमारे पास जो NADH है उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो इस तरह ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो ओवरऑल प्रोसेस है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या उर्फ आम में इसको NAD कहते हैं, उर्फ आम में इसको क्या कहते हैं, NAD। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट को एंजाइम है, वो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। अच्छा, इसी तरह जो वाइटामिन्स होते हैं, बड़ा मशहूर नाम है वाइटामिन्स, अक्सर लोग मल्टीवाइटामिन इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की मुख्तलिफ किस्म की डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए। तो ये जो वाइटामिन्स होते हैं, अच्छा वाइटामिन्स यहाँ या तो वो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगे, या बाज़ दफ़ा कोएंजाइम का पार्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे विटामिन B1, विटामिन B6, ठीक है, थायमिन, पायरिडॉक्सिन। तो ये दोनों विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कोएंजाइम के तौर पे बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो नियासिन है, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, ठीक है। अब ये जो नियासिन है ये आमतौर पे NAD कोएंजाइम का पार्ट होती है, जैसे हमने अभी मिसाल दी, और जो राइबोफ्लेविन है, जो इसको हम विटामिन B3 भी कहते हैं, ये आमतौर पे FAD, जिस तरह हमारे पास एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक और एंजाइम है, कोएंजाइम है जो हमारी बॉडी में, अब ये इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारे आप कह सकते हैं वाइटामिन्स मुकम्मल कोएंजाइम का काम कर रहे हैं, और कुछ हमारे पास वाइटामिन्स ऐसे हैं जो कोएंजाइम की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ एंजाइम ऐसे होते वो प्रोटीन है, लेकिन उनको काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो आयन मेटल आयन की शक्ल में हो जो उसकी हेल्प कर रहा है, अगर वो परमानेंटली अटैच हो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर वो लूजली पार्ट हो तो कोई एंजाइम। तो बहरहाल इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एंजाइम को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे एंजाइम में उनका को फैक्टर ना हो, क्या वो काम करेंगे? तो इसका आंसर है नो।
हाँ, काम कब करेंगे? जब उनका कोफैक्टर मिल जाएगा। तो हमारे पास एंजाइम की दो शक्लें हैं, या तो उसके पास कोफैक्टर होगा या नहीं होगा। अगर कोई ऐसा एंजाइम जिसके पास उसका कोफैक्टर ना हो, वो एपो एंजाइम कहलाते हैं। एपो का मतलब यहाँ एपो दूर को कहते हैं। एपो किसको कहते हैं? दूर को। तो ऐसा एंजाइम जिससे उसका कोफैक्टर दूर हो, तो ये जाहिर बात है दूर होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव एंजाइम होगा। दैट रिक्वायर, और जब ये इनएक्टिव होगा, इसको अपने काम करने के लिए रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन पार्ट टू एक्टिव, तो इसको एक्टिव होने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होगी। अच्छा, जिस तरह हमने अभी कहा कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो एंजाइम होते हैं, नॉन प्रोटीन कोफैक्टर होते हैं, तो दोनों मिलके एक्टिव हो जाते हैं। दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते। अगर किसी में नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा ना हो, तो उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया एपो एंजाइम। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? एपो एंजाइम। ठीक है, तो एपो एंजाइम को सिर्फ प्रोटीन पार्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका नॉन प्रोटीन पार्ट एब्सेंट है। जैसे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स के साथ अगर एपो लगाओ, तो इसका मतलब है उसके पास जिंक आयन मौजूद नहीं है, वो एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, अगर हमने उसको एक्टिव करना है, तो एक्टिव एंजाइम को होलो कहा जाता है। होलो का मतलब मुकम्मल। तो मुकम्मल हमेशा वही होता है जिसके पास सारी ज़रूरत की चीज़ें हों। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जिसके पास एंजाइम भी हो, उसका कोफैक्टर भी हो, और वो कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर रहा हो, तो वो होलो एंजाइम। यानी ये प्रोटीन भी होगा, नॉन प्रोटीन भी होगा। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्राइड अपने जिंक आयन के साथ एक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एंजाइम है, जब ये काम करते हैं, तो काम के दौरान बाज़ दफ़ा एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या है? पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई सम एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, के बाद दफ़ा कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको जब बनाया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, वो इनएक्टिव होते हैं, फिर बाद में उनको ज़रूरत पड़ने पर एक्टिव बनाया जाता है। उसमें से बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पेप्सिन, जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो हमारे स्टोमक में रिलीज होता है। तो आप जहन में रखेंगे कि जैसे हमारा ये स्टोमक है, ये उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं जिन्होंने पेप्सिन एंजाइम को बनाना है, और वो इन सेल के अंदर पेप्सिन एंजाइम बन रहा है। ठीक है, पेप्सिन बेसिकली है क्या? इट इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, और जब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है जब भी इसके पास प्रोटीन आएगी वो डाइजेस्ट कर देगा। अगर देखा जाए, जो सेल है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड वो पानी होता है मोस्ट, उसके बाद प्रोटीन होती है। ठीक है, सेल के अंदर जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है। सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर प्रोटीन आमतौर पे होती है, जैसे राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के हर चीज के अंदर ऑलमोस्ट क्या है? प्रोटीन मौजूद है। तो जब ये बनाया जाएगा, तो ये क्या कर देगा? कैन डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉय द प्रोटीन मेड स्ट्रक्चर, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। कहां कर सकता है? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, वेयर इट इज सिंथेसाइज, जहां इसको बनाया जा रहा है, इट इज सिंथेसाइज। तो जाहिर बात है इसको तो नहीं पता ये सेल की अपनी चीज है, इसने तो अपना काम करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो इस वजह से जब भी इसको बनाया जाएगा, इट इज सिंथेसाइज्ड, इसको बनाया जाएगा एंड सिक्रीटेड, और इसको जो सिक्रीट किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? इनटू इनएक्टिव फॉर्म, एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर इसको बनाया जाएगा, और उस इनएक्टिव फॉर्म का नाम है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन कह लें। अब ये जो पेप्सिनोजेन है, जैसे यहां बन गया इनएक्टिव शक्ल में, उसके बाद ये सिक्रीट होके टारगेट साइट पे पहुंचेगा। तो जब ये टारगेट साइट पे पहुंचता है, टारगेट साइट यानी स्टोमक के अंदर जाता है, तो इसको एक्टिव यानी पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर। अब यहाँ जो प्रोटीन आई है हमारे फूड के साथ, हमने गोश्त खाया, हमने अंडा खाया, हमने दालें खाई, सब में प्रोटीन होती है, हमने मछली खाई, हमने चिकन खाया, सब में क्या है? प्रोटीन है। अब ये एंजाइम बाहर आके इसको डाइजेस्ट, यहाँ एक्टिव होगा। अब सवाल ये एक्टिव कैसे होगा? स्टोमक में HCl मौजूद होता है, स्टोमक में क्या होता है? HCl मौजूद हो। वो क्या करता है? इस पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव शक्ल में आ रहा था, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लेके आता है, उसके कुछ अमीनो एसिड को उतार देता है, जिससे वो एक्टिव हो जाता है। जैसे मार्कर है ना, ये भी काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसकी कैप उतार दूं, अब ये एक्टिव हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जो पेप्सिन है वो यहाँ के, लेकिन सवाल ये है कि ये दोबारा जाके भी तो इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमारे स्टोमक में दोबारा पेप्सिन को सेल तक पहुंचने नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे स्टोमक में एक लेयर और भी बनती है जिसको म्यूकस कहा जाता है।
तो इस तरह जो पेप्सिन है वो सिर्फ अपनी जगह पे एक्टिव होकर काम करता है, बाकी स्टमक के जो स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से मिलकर बने हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई सम एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, या ये भी आ सकता है व्हाई पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन पेप्सिनोजेन फॉर्म। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहरहाल इसको अपने हर एंगल से तैयार करना है। तो ये हमारे टॉपिक थे आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।